शुरू करें अपना आज का काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, हमने डे 1 पे ओरिएंटेशन में आपको कुछ बातें बताई थी। यार ये जो कैफ लेवल है इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी ग्रुप में, वो वीडियो आज दोबारा शेयर करवानी है। पीआरसी और कैफ में क्या डिफरेंस है और कैफ में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो कल और परसों नहीं आए, जरा हाथ खड़ा कर दीजिए। ठीक है। फैन पीछे वाला चला दे, मेरा ख्याल आगे वाला बंद करते हैं। कंसिस्टेंसी के ऊपर के रोज का काम रोज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको दिक्कत नहीं होगी। एक वीडियो है छोटी सी, पीआरसी और कैफ में क्या डिफरेंस है वो जरूर देखिएगा। दूसरे नंबर पे कल हमने टैक्स की बातें शुरू कर दी थी। सबसे पहली बात ये की थी कि टैक्स क्या है। तो हमने कहा था टैक्स तो असल में वो कंट्रीब्यूशन है जो अवाम करती है। किसके साथ? हुकूमत के साथ। किस मकसद के लिए? ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। वो कंट्रीब्यूशन जो अवाम करती है हुकूमत के साथ ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, इसको टैक्स कहते हैं। अब अगर टैक्स को डिटेल से देखा जाए तो हम कहते हैं असल में टैक्स का पैसा अवाम देती है, और ये वो अवाम से टैक्स का पैसा तब लिया जाता है जब गवर्नमेंट के पास, हुकूमत के पास रिसोर्सेज ना हो। और फिर उसके बाद हमने ये भी कहा था कि अगर हुकूमत रिसोर्सफुल हो तो वो अवाम पर टैक्स का बोझ नहीं डालती। और उसके बाद हमने ये भी कहा था कि अगर रिसोर्सेज कम हो, अवाम से कंट्रीब्यूशन लेने के बावजूद भी पैसा पूरा ना हो, तो मुल्क को क्या करना पड़ जाता है? लोन लेना पड़ जाता है, कर्जा लेना पड़ जाता है। और यही आईएमएफ की स्टोरी भी है। याद है ये सारी बातें भी थी। फिर उसके बाद हमने अगले स्टेप में आपको कहा था कि ये वाला पैसा जो अवाम से वसूल किया जाता है, ये पैसा खर्च मुल्क पर ही किया जाता है, और ये पैसा जो है वो मुल्क की सिक्योरिटी पर खर्च किया जाता है, ये पैसा हेल्थ पर खर्च किया जाता है, ये पैसा क्या कहते हैं एजुकेशन पर खर्च किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाता है। और ये वाली बात भी हुई थी कि जो सरकारी इदारे में सरकारी लोग काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह मिलती है, वो टैक्स के पैसे से मिलती है। उनको तनख्वाह हुकूमत देती है, हुकूमत टैक्स के पैसे से उसको तनख्वाह देती है, और टैक्स का पैसा यही अवाम ही गवर्नमेंट को दे रही होती है। और ये वाली बात भी हुई थी कि भाईजान अगर किसी टॉक शो में ये वाली बात की जाए कि किसी सरकारी मुलाजिम को ये कहा जाता है कि तुम्हें जो तनख्वाह मिलती है वो मेरे टैक्स के पैसे से मिलती है, ये वाली बात ठीक है, ये वाली बात ठीक है। लो सर, और ये सारी बात करने के बाद टैक्सेशन की डेफिनेशन क्या थी? गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन देना, या ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है ताकि एक्सपेंडिचर किए जा सकें। और इस गवर्नमेंट में जो वो इदारा जो कानून साजी करता है टैक्स के बारे से, वो लॉ मेकिंग बॉडी है, उसका क्या नाम है? FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एक बार जल्दी से टैक्स की डेफिनेशन दोबारा पढ़े, फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन। टैक्स लागू करने का मकसद क्या है? सबसे पहले क्या मकसद है? रेवेन्यू कलेक्शन।
ये रेवेन्यू यील्डिंग टूल है, पैसा इकट्ठा करने का, पैसा हासिल करने का एक टूल है टैक्स प्राइमरीली। तो पहला मकसद तो क्या हुआ, रेवेन्यू कलेक्शन। हाँ, इसके अलावा क्या मकसद हो सकता है, इम्प्लीमेंट, अपनी बात को मनवाने का, पॉलिसी पर अमल दरामद कराने के लिए भी ये टूल इस्तेमाल होता है। कल वो मैंने नोट्स वाली एग्जांपल दी थी, याद है कि कल जो बच्चा नोट्स नहीं लाया उसे 100 रुपीज़ फाइन होगा। और बाद में ये बात बताई कि भाईजान ये फाइन वाली जो बात है ये सिर्फ समझाने के लिए इसलिए बताई गई ताकि आपको ये फील हो कि भाई अच्छा अपनी बात मनवाने के लिए ये फाइन वाला एलिमेंट है, इसका मकसद पैसा इकट्ठा करना नहीं है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और वो BMW वाली एग्जांपल भी दी थी। हाँ मियाँ साहब, ये शेख साहब। अब टारगेट क्या था कि BMW की इंपोर्ट पर जो टैक्स दिया जा रहा है वो ऑरेंज ट्रेन पर खर्च हो रहा है, यानी अमीर आदमी से जो टैक्स का पैसा वसूल कर रहे हैं वो गरीब आदमी पर खर्च हो रहा है। दिस लीड्स टू फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन में ये वाली बातें की थी। और फिर इसके बाद हमने नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव की बात कर लेता हूँ। वो रेवेन्यू के अलावा क्या मकासद हैं टैक्स लागू करने के, तो सबसे पहला क्या था, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशल क्या है, मुआशरती, इकोनॉमिक क्या है, मुआशी। अमीर से पैसा लेकर गरीब पर खर्च करेंगे तो मुआशरा बेहतर होगा ना। दिस इज सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, आपकी मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, इंपोर्ट कम होगी तो इकोनॉमी बेहतर होगी ना। वो जो BMW वाली एग्जांपल थी जिसमें टैक्स लागू किया गया, वो असल में उसका मकसद पैसा इकट्ठा करना नहीं था बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। उसके अलावा वो कहते हैं जी टैक्स को किस तरह से क्या मकासद होते हैं टैक्स लागू करने के, तो उसमें हमने कहा था जी टैक्स लागू करने का एक मकसद ये भी होता है, हम टैक्स को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर कोई वीक एंटरप्राइज है, कमज़ोर इदारा है, उसको टैक्स माफ़ कर दें। कमज़ोर इदारे को टैक्स माफ़ कर देंगे तो क्या होगा, कमज़ोर इदारे को थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल जाएगी, थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल जाएगी। स्ट्रेंथन वीक एंटरप्राइज, कैसे टैक्स क्या कर देंगे, टैक्स एग्जेम्प्ट कर देंगे। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे लोकल, वो कल याद है पियानो वाली एग्जांपल दी थी, अपनी लोकल इंडस्ट्री, अपनी पाकिस्तानी मुल्की जो प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। किस तरह कि अगर उस तरह की चीज़ बाहर से इंपोर्ट की जा रही है तो उस पर टैक्स बढ़ा देंगे और टैक्स लगा देंगे, तो भाई आप अपने मुल्क को सपोर्ट करते हैं। एज ए बारगेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज, इसमें क्या बात थी कि भाई आप याद है USA ने T-शर्ट एग्जाम्पल यही दी थी ना, और मैंने कहा था भाईजान टेक्सटाइल वाले FBI को कहते हैं कि अगर आप हमें 15 रुपये का टैक्स कम कर दें तो हम ये ऑर्डर विन कर जाएंगे। तो बेसिकली टैक्स एक बारगेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है जब ट्रेड नेगोशिएशन की जाती है दूसरे ममालिक के साथ। इफेक्ट ऑफ काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इसका क्या मतलब था, मुझे याद है मैंने कल मिसाल दी थी कि अगर 200 का फ्यूल है और 50 रुपये टैक्स है तो, और आवाम को फ्यूल मिल रहा है 250 रुपये का लीटर, अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो हम प्राइस को स्टेबल रखने के लिए क्या कर सकते हैं, टैक्स को कम कर दें। भाई देख रहे हो, दिस इज काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। To reduce inequalities in the distribution of wealth. To reduce inequalities in the distribution of wealth.
इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना। इसका मतलब दूसरे अल्फाज में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ही है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ही। टू प्रमोट साइंस एंड इन्वेंशन, फाइनेंस एजुकेशनल एक्टिविटीज और मेंटेन एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ लोकल फोर्स। साइंस एंड इन्वेंशन को प्रमोट करना, एजुकेशनल एक्टिविटीज को प्रमोट करना, एफिशिएंसी ऑफ लोकल फोर्सेस को इम्प्रूव करना। गवर्नमेंट जो काम करना चाहती है, जो एक्टिविटी सपोर्ट करना चाहती है, जिस काम को इनकरेज करना चाहती है, वहां पे टैक्स माफ कर देती है या टैक्स कम कर देती है। और गवर्नमेंट जहां पर गवर्नमेंट जिस चीज को डिस्करेज करना चाहती है वहां पर टैक्स लागू कर देती है या बढ़ा देती है। सर जी एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट देखिएगा। सिगरेट और तंबाकू के केस में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था? टैक्स बढ़ा दिया था। साइंस इन्वेंशन के केस में, फाइनेंस एजुकेशन एक्ट, इन केसेस में गवर्नमेंट क्या कर देती है? टैक्स को कम कर देती है या टैक्स माफ कर देती है। टैक्स का रोल यहाँ पर भी होता है। अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? कल बताया था सर, सेम प्रोडक्ट की डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइस को चार्ज करना। लाहौर में एक आइटम है और मुल्तान में एक आइटम है। लाहौर में आइटम कितने की है? 300 की। मुल्तान में यही आइटम है 330 की। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि मुल्तान में अगर 30 रुपए का टैक्स माफ कर दिया जाए तो मुल्तान वालों को भी ये आइटम लाहौर के रेट पर मिलेगी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने अगली बात की थी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, और हमने कहा था गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी में जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं उनका रिकॉर्ड मौजूद हो। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि जो ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के जरिए होंगी वो तो ठीक, लेकिन जो ट्रांजैक्शन अदर देन बैंकिंग चैनल होगी उसको इनकम तस्वुर किया जाएगा और उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। टैक्स लगा दिया जाएगा। दिस इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी टू एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग टैक्स क्रेडिट्स। Research and development by introducing tax credits। सर जी अगर आपको पता है कि रिसर्च और डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो आपको क्या मिल जाएगा? टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। टैक्स एग्जेम्पशन का क्या मतलब होता है? माफी कर दें, टैक्स में छूट मिल जाए, खत्म। और टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब है? कमी। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा जी, टैक्स एज अ मीन। अच्छा, यहाँ तक मैं आपको कल पढ़ा चुका था। कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। क्या सारी बातें क्लियर हो गई हैं? यस और नो? चलूं आगे? चलें भाई। टैक्स एज अ मीन ऑफ डेवलपमेंट। टैक्स किसी मुल्क में डेवलपमेंट का जरिया भी हो सकता है। कैसे? डिस्कस करते हैं। एक मिसाल से आपको एक बात समझाता हूं कि
मिसाल के तौर पे वज़ीर आला पंजाब जो इस वक्त मरीम नवाज़ हैं, वो जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि लाहौर, उन्होंने अपने साथ जो उनका एडवाइज़र बैठा था उसको कहा कि लाहौर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गई है और बहुत ज़्यादा जो है ना रश पड़ गया है, अगर लाहौर से फैक्ट्रियां लाहौर के बाहर शिफ्ट कर दी जाए ना तो लाहौर में बड़ा सुकून हो जाएगा, ट्रैफिक भी कम हो जाएगी, पोल्यूशन भी कम हो जाएगी। हमने कहा कि जी सारी फैक्ट्रीज को नोटिफिकेशन दे दें। उन्होंने कहा पहले मैडम आप ये तो बताएं ना कि फैक्ट्री शिफ्ट कहाँ होगी। ये लोग लाहौर से कुछ 27 किलोमीटर दूर गए, वहाँ पर इन्होंने एक जगह एलोकेट किया और कहा है कि जी ये एक जगह है जहाँ पर सारी फैक्ट्रियाँ शिफ्ट हो जाएं। और लाहौर से उस जगह तक एक स्मूथ रोड भी बना दी है बड़ी, ताकि लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं। अब इन्होंने अपने तौर पे वर्किंग पूरी करके जब फैक्ट्री वालों को कहा कि जनाब आप अपनी फैक्ट्री वहाँ पे शिफ्ट कर लें, तो वो मानते ही नहीं, वो कहते हम क्यों करें। इतने में एक टैक्स कंसल्टेंट था, उसने इनको कहा कि आप इनको ये कहें कि हम 5 साल का टैक्स माफ कर देंगे। अब जब लोगों को पता चला कि 5 साल का टैक्स माफ हो जाएगा तो लोग राजी हो गए और लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां उस जगह पर शिफ्ट करनी शुरू कर दी। टैक्स एज ए मीन ऑफ डेवलपमेंट, टैक्स के जरिए टैक्स को एक हरबे के तौर पे इस्तेमाल किया ताकि मुल्क में डेवलपमेंट की जा सके। तो वो बिजनेसमैन जो पहले फैक्ट्री शिफ्ट करने को नहीं मान रहा था, जब उस बिजनेसमैन को एक प्रॉपर, वो बिजनेसमैन जो टैक्स को नहीं मान रहा था शिफ्ट करने को अपनी फैक्ट्री, जब उस बिजनेसमैन को लालच दिया गया, इंसेंटिव दिया गया टैक्स का, टैक्स में रियायत की बात की गई, टैक्स माफी का मैसेज मिला, तो उससे सोचा मैं साल का 1 करोड़ रुपया टैक्स देता हूँ, 5 साल का 5 करोड़ बचेगा, शिफ्ट कर जाते हैं। और पॉइंट समझ आ रहा है ये एक, तो बिजनेसमैन को बाज़ औक़ात टैक्स इंसेंटिव देकर इनकरेज किया जाता है कि वो दूसरी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दें और उसका एक फ़ायदा, उससे गवर्नमेंट जो है वो उसको टैक्स माफ़ कर देती है और मुल्क को क्या फ़ायदा होता है। अंडर डेवलप्ड एरिया जहाँ पर से मिट्टी थी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, कंस्ट्रक्शन इंसानों ने करनी है, लोगों को मजदूरी मिली, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गई, लोगों को काम मिला, अल्टीमेटली उस इलाके में प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली आ जाती है और उस इलाके में अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं, मौके मिल जाते हैं। वहाँ पर कैंटीन्स बन गई, लोगों ने वहाँ पर स्टोर खोल लिए, कैंटीन को शुरू कर दी, लोगों को चीज़ें मैसर आ गई। तो टैक्स मीन ऑफ डेवलपमेंट है। मैं आपके साथ ये वाला जुमला पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। गवर्नमेंट कुछ एरियाज को फ्री जोन और इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर देती हैं और इंसेंटिव प्रोवाइड करती हैं ताकि बिजनेसमैन अपना बिजनेस कंसर्न वहाँ पर एस्टेब्लिश कर लें, जिससे वहाँ पर मुलाजमत, एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटी और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आ जाती है। किन एरियाज में? अंडर डेवलप्ड एरिया में। अमीर आदमी पर ज़्यादा टैक्स लगाना और गरीब आदमी पर टैक्स ना लगाना या कम टैक्स लगाना और अल्टीमेटली टैक्स का पैसा अमीर से वसूल होकर गरीब की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये भी मुल्क में डेवलपमेंट का बाइस बनता है। जल्दी से ये पढ़े फिर आगे चलता हूँ। ये हमारा आज का नया काम है तो मैं इसके लिए आपको पढ़ने का टाइम साथ साथ दे रहा हूँ। चलते हैं सर जी। लफ्ज़ टैरिफ हो, लफ्ज़ टैक्स हो, लफ्ज़ रेट हो, लफ्ज़ लेवी हो,
या लफ्ज ड्यूटी हो, इन सब का मतलब टैक्स ही होता है। ये ऑल्टरनेट वर्ड्स हैं। लेवी भी कहा जाता है, रेट भी कहा जाता है, टैक्स भी कहा जाता है, टैरिफ भी कहा जाता है, ड्यूटी भी कहा जाता है। imposition of high custom duty on import of luxury items. Import of luxury items. Items already manufactured in Pakistan. This promotes local manufacturer and industry. भाईजान वो कहता है असल में कस्टम ड्यूटी क्या होती है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। वो कहता है अगर ऐसी आइटम इंपोर्ट हो रही है जो लग्जरी है तो उस पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। अब मेरी आराम से बात सुनो, BMW के बगैर आपके मुल्क का गुजारा हो रहा है ना? ये लग्जरी आइटम। अब आपकी इंपोर्ट्स के अंदर कैट डॉग फूड एक बड़ी मेजर आइटम है कि जनाब, कुत्ते और बिल्लियों का जो खाना है वो इंपोर्ट होता है। अब ये लग्जरी है, ये नेसेसिटी नहीं है। लग्जरी आइटम से मुराद है वो अगर इंपोर्ट की जाएगी तो उस पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल समझाता हूँ कि सर जी गवर्नमेंट्स ये चाहती हैं कि इंपोर्ट ना हो, अगर होना है तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो या प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट हो। आप चाइना से रुई मंगवाते हैं, उस रुई जब पाकिस्तान आ जाएगी वो ज्यादा बेहतर है चाइना से बनी बनाई शर्ट मंगवाएं? क्या ज्यादा बेहतर है? सर रुई आएगी, रुई से धागा बनेगा, धागे से कपड़ा बनेगा, कपड़े से स्टिचिंग होकर शर्ट बनेगी, शर्ट मार्केट में बिकेगी, ये सारी इंडस्ट्री के लोग पैसा कमाएंगे। और अगर आप बनी बनाई शर्ट रेडी टू वेयर मंगवा लें चाइना से तो इस पर ज्यादा टैक्स लगेगा और रुई मंगवाने पर टैक्स कम लगेगा। आप चाइना से मशीनरी इंपोर्ट करें और काम खुद यहां पे शुरू करें, वो ज्यादा बेहतर है। सर समझ आ रही है? वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग है। आप चाइना से मशीनरी इंपोर्ट करें उस पर टैक्स कम लगेगा, लेकिन अगर आप चाइना से बनी बनाई प्रोडक्ट इस मंगवाएंगे तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगेगा। आप चाइना से ऐसी आइटम इंपोर्ट करें जो ऑलरेडी पाकिस्तान में बन रही है। पियानो वाली एग्जांपल मैंने कल दी थी। इस केस में आप अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे और इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ा देंगे। लग्जरी आइटम हो, इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ जाता है। ऑलरेडी पाकिस्तान में आइटम बन रही हो, इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ जाता है। प्लांट एंड मशीनरी हो, इंपोर्ट पे टैक्स कम हो जाता है। रॉ मटेरियल हो, इंपोर्ट पे टैक्स कम हो। वो कहता है हाई कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी आइटम और आइटम्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। दिस प्रमोट्स लोकल मैन्युफैक्चरर एंड इंडस्ट्री। एक बंदे ने लंगर खाना खोला है, वो लोगों से डोनेशन लेता है, लंगर बनाता है, तकसीम करता है। ये बंदा जिसने ये इदारा और इंस्टीट्यूशन खोला है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। इस इदारे पर टैक्स नहीं है जो लोगों को फ्री खाना खिला रहा है। अलबत्ता जो बंदा इस इदारे को डोनेशन देगा, क्या उस पे टैक्स लगेगा? जो बंदा इस इदारे को डोनेशन देगा उस पे टैक्स लगेगा या नहीं? द आंसर इज उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा।
डोनेशन देने वाले को टैक्स में कमी मिलेगी और जो ये लंगर खाना चला रहा है, ये इदारा है, इसका टैक्स माफ। तो वो इंस्टीट्यूशन जिसमें ये चैरिटी का काम हो रहा है, इस पर कोई टैक्स नहीं है, और वो बंदा जो इस इंस्टीट्यूशन को पैसा देगा उसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा, टैक्स में कमी मिलेगी। और चूंकि पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड कंट्री है, एग्रीकल्चरल इनकम जो है उस पर इनकम टैक्स नहीं होता। टैक्स एज अ मीन ऑफ डेवलपमेंट में ये सारी बातें थी, जल्दी से पढ़ लीजिए फिर मैं आगे चलता हूँ। सर जी अब अगली बात करने लगे हैं बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन लॉज। जनाब एक साहब गुजरे इकोनॉमिस्ट बड़े मारूफ एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कहा था कि टैक्स के कानून में ये 4 खूबियां होनी चाहिए। सबसे पहले उसने कहा था सर्टेनिटी, और मैं अक्सर इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल पिच करता हूँ कि अगर आप लोग शर्ट लेने के लिए मार्केट गए, आपको एक शर्ट पसंद आ गई, आपने दुकानदार से कहा भाई ये कितने की, उसने कहा 3,000 रुपये की। आपने कहा भाई मेरे पास तो 2,000 रुपये में मैं ख़रीदना चाहता हूँ। उसने कहा नहीं ये बात नहीं बनेगी। आपने कहा चलो 2,200 कर लो। उसने कहा नहीं 2,800 होगी। बारगेनिंग शुरू होगी, बिल आखिर बात 2,500 पे आके ख़त्म हो गई। आपने 2,500 दिए, शर्ट ख़रीद ली, वापस जा रहे थे तो ज़हन में सोचा कि मुझसे गलती हो गई है, इसने ये 2,200 की भी दे देनी थी, मैंने गलत किया, मैंने इसको 2,500 कह दिया। दुकानदार भी अपने तौर पे सोच रहा होता है कि मुझसे गलती हो गई, इसको ये पसंद आ गई थी, इसने 2,800 की भी खरीद लेनी थी। ये ऐसा होता है या नहीं होता? ये पता है क्यों होता है? ये इस वजह से होता है क्योंकि प्राइस सर्टन नहीं होती। आप जाएं यूनिवर्सिटी की शॉप पे, वही शर्ट 8,000 रुपये की मिल रही होगी और आप उसे ये कभी भी नहीं कहेंगे कि 7,900 की दे दो, क्योंकि आपको पता है कि ये रेट फिक्स है। जितने पैसे मैं दे रहा हूँ ये उतने की है, उतने उससे कम की है ही नहीं। सर ये फर्क होता है। ये फर्क होता है। इसको कहा जाता है कि भाई आप जो हैं सर्टेनिटी ये है, अब इसको टैक्स में अप्लाई करता हूं। टैक्स लेने वाला बंदा और टैक्स देने वाला बंदा, दे शुड बी वेरी क्लियर एंड सर्टन कि कितना टैक्स बनता है। ये नहीं कि आपने टैक्स देना है, आप टैक्स के एफबीआर के पास गए तो एफबीआर को आप कहते हैं यार तेरी मेहरबानी जायज ला दे, मुनासिब पैसे लेना, ज्यादा नहीं लेना। ऐसा मजाक नहीं है सर। दिस इज सर्टेनिटी। कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। सर एक तो लोग टैक्स देना नहीं चाहते, अब जो देना चाहते हैं उसके लिए क्या होना चाहिए? एडम स्मिथ कहते हैं उसके लिए आसानी पैदा करें। जिस तरह देना है, जिस वक्त देना है, ये टैक्स पेयर के लिए कन्वीनियंट होना चाहिए। इक्वालिटी, टैक्स का कानून सबके लिए एक जैसा। और एडम स्मिथ ने कहा था सब पर एक फिक्स परसेंटेज के मुताबिक टैक्स लगना चाहिए। उन्होंने कहा लेट से 5% टैक्स है तो सब पर 5% टैक्स लगे, जो 1,000 कमाता है उस पर भी, जो लाख कमाता है उस पर भी, जो करोड़ कमाता है उस पर भी। और अगला है इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन। इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन का क्या मतलब है? इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन का मतलब है कि टैक्स को कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए। टैक्स को कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए। मतलब मैंने अपने एक दोस्त से 5,000 रुपया लेना था, वो कसूर में रहता है, मैंने उसे फ़ोन किया कि भाई मुझे 5,000 दे दो, कहते आके ले लो।
अब अगर मैं यहाँ से कसूर उसके पास अपनी गाड़ी पे जाऊँ तो मेरा 6000 का फ्यूल लग जाएगा। तो मैंने उसे फ़ोन पे ही कहा कि भाई अगर आप नहीं देना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। जाहिर बात है पैसे को कलेक्ट करने के लिए खर्चा उससे ज़्यादा करना पड़ गया तो लोग पैसे कलेक्ट नहीं करेंगे। तो भाई टैक्स की कलेक्शन इतनी एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए कि लोग टैक्स के FBI वाले वो टैक्स कलेक्ट ही ना करें, और इतना ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए कि लोग बिजनेस करना छोड़ दें, लोग बिजनेस ही ना करें, इतना ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। दिस इज बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन लॉज। जल्दी से एक बार पढ़ें फिर मैं आगे चलता हूँ जी। एक स्टूडेंट ने ऑनलाइन सवाल किया है कि अगर एग्रीकल्चर लैंड को यूज़ नहीं करेंगे बल्कि उसको रेंट पर दे देंगे, ठेके पर जिन्होंने जगह दी होती है, तो क्या उनको जो पैसा मिलता है वो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा? तो इसका जवाब है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जो भी इनकम आया वो एग्जेम्प्ट होती है। वो किराया भी आए तो वो एग्जेम्प्ट होता है। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। ये वाली बात इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 11 में भी पढ़ रहे होंगे। सर जी बिल्कुल लेते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगता। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी बातें ऑनलाइन के क्वेश्चंस थे, मैंने उनको एड्रेस कर दिया। अब आगे चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्स। लेवी का क्या मतलब होता है? एक तो मैंने आपको लेवी बताया ना कि लेवी टैक्स को कहते हैं। अच्छा, अगर नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो तो लेवी टैक्स है, लेकिन अगर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो लेवी का मतलब होता है लागू करना। Following are some broad principles for levy and impose of charge of tax. The benefit principle, लेवी कहते हैं लागू करने को। This principle holds that the individual should be taxed in proportion to the benefit they receive from the government. बेनिफिट प्रिंसिपल है पहला, जो जितना फायदा गवर्नमेंट से ले रहा है उसको उतना टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अच्छा, इसकी एक मिसाल है मोटरवे टैक्स। आप मोटरवे पे जाते हैं, आपको टोल टैक्स पे करना पड़ता है। कहते हैं जो जितना फायदा लेगा उतना टैक्स जमा कराएगा। जितना आप मोटरवे का सफर करेंगे उतना ज्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये क्या है? ये बेनिफिट प्रिंसिपल है कि अगर आप फायदा उठा रहे हो तो टैक्स दो, फायदा नहीं उठा रहे तो ना दो। अगला आ गया एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। जिसकी जितनी हैसियत है, जिसकी जितनी पसली है, वो उतना टैक्स देगा। एबिलिटी टू पे का मतलब ये, जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना टैक्स अदा करे। जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना टैक्स अदा करे। कैमरा ये कैसे खुद पता नहीं कैसे, ये उस वक्त से ऑफ ही था कि अभी ऑफ हो, गलती से हाथ लग गया। चलो अल्लाह ताला आसानी करे। लो सर, इक्कीस मिनट, ठीक है। हाँ भाई, बेनिफिट प्रिंसिपल, जो जितना फायदा उठाएगा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और प्लान से वो उतना टैक्स देगा। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना टैक्स देगा। तीसरा आ गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, जिसके पास जितनी दौलत है वो उतना टैक्स देगा।
अब यहां पर एक बात समझिए, दोनों में फर्क क्या है सर? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल में और एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल में फर्क क्या है? ये देखिए, दोनों के बारे में कहा जा रहा है इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा। दोनों में फर्क ये है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में वो कहते हैं कि टैक्स रेट फिक्स रहेगा। अगर 5% टैक्स लगना है, जिसकी इनकम 1 लाख है उस पर भी 5 है, जिसकी इनकम 50 लाख है उस पर भी 5% टैक्स है। ये कह रहा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। लेकिन अगर हम बात करें एबिलिटी टू पे की, तो वो कहता है भाई इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा और टैक्स रेट भी बढ़ेगा। यानी अगर 1 लाख वाले की इनकम पे 5% टैक्स लग रहा है तो 50 लाख वाले की इनकम पर 20% टैक्स लगेगा। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? क्योंकि उसकी हैसियत ज्यादा है तो वो ज्यादा परसेंट टैक्स देगा। ये दोनों में फर्क है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कहता है फिक्स परसेंटेज पे टैक्स लगेगा। एबिलिटी टू पे वाला कहता है हैसियत ज्यादा टैक्स ज्यादा। जल्दी से ये तीनों प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्स पढ़ लीजिए जी। प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्स के बाद आज की आखिरी डिस्कशन है काइंड्स ऑफ टैक्सेशन। सबसे पहले जो काइंड है उसको कहते हैं फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स। ये असल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल पर ही चलता है। फ्लैट या प्रोपोर्शन, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल पर ही चलता है और ये कहता है कि भाईजान अगर इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट फिक्स रहेगा। इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, टैक्स रेट सेम रहेगा। दिस इज फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स। जैसे इनकम बढ़ी टैक्स बढ़ा, टैक्स रेट फिक्स रहा। इसकी एग्जांपल है कंपनीज। कंपनी पे जो इनकम टैक्स होता है ना वो 29% फिक्स होता है। कंपनी जितने भी पैसे कमाए रेट 29% ही लगेगा। दूसरे नंबर पे आ गया हमारे पास एबिलिटी टू पे। ये किसकी, ये जो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल है इसकी बेस पर जो टैक्स है उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स कहता है अगर आपकी इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, टैक्स रेट भी बढ़ेगा। इनकम बढ़ी टैक्स बढ़ा, टैक्स रेट भी बढ़ा। आप लोगों के साथ इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। जो इंडिविजुअल और एओपी के हवाले से इनकम टैक्स है उसकी बात कर रहा हूं। तीसरे नंबर पे आ गया रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या कहता है? इनकम बढ़ेगी टैक्स फिक्स रहेगा, टैक्स रेट उल्टा कम हो। यार पॉइंट पिक कर रहे हो? इनकम बढ़ेगी टैक्स फिक्स रहेगा, टैक्स रेट उल्टा कम हो जाएगा। इनकम बढ़ेगी टैक्स फिक्स रहेगा, टैक्स रेट उल्टा कम हो जाएगा। दिस इज रिग्रेसिव टैक्स। ठीक हो गया सर जी? असल गेम क्या है? असल गेम है रिलेशन है दो चीजों के दरमियान में, एक इनकम और दूसरा टैक्स रेट। इनकम बढ़ी टैक्स रेट फिक्स रहा, फ्लैट। इनकम बढ़ी टैक्स रेट बढ़ा, प्रोग्रेसिव। इनकम बढ़ी टैक्स रेट कम हुआ, रिग्रेसिव। हाँ, इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं?
सर कंपनीज पे जो इनकम टैक्स लगता है वो फिक्स रेट है 29% उस पे लगता है। इंडिविजुअल और एओबी पे जो रेट लगता है वो इनकम बढ़ने से बढ़ता है, इसलिए ये प्रोग्रेसिव है। और सेल्स टैक्स जो है वो रिग्रेसिव है। बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि सर सेल्स टैक्स तो फिक्स होता है 18%, तो ये रिग्रेसिव कैसे हुआ? भैया हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? इनकम के साथ कर रहे हैं। अगर एक बंदा 10 लाख रुपए कमाता है और एक बंदा 10 मिलियन कमाता है, दोनों के केस में जब वो फ्यूल डलवाएंगे तो आपको क्या लगता है पेट्रोल पे जो टैक्स 10 लाख वाला दे रहा है उतना ही टैक्स 10 मिलियन वाला दे रहा है? यस और नो? फिक्स दे रहा है ना। फ्यूल पर सेल्स टैक्स तो दोनों के लिए सेम है। अब जो बंदा अमीर है उसके लिए कम परसेंट है, जो बंदा गरीब है उसके लिए ज्यादा परसेंट। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? दिस इज रिग्रेसिव टैक्स, दिस इज रिग्रेसिव टैक्स। सर तो सेल्स टैक्स एक रिग्रेसिव टैक्स है। आपको मैं आपके साथ ये पढ़ रहा हूं। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है? फ्लैट टैक्स, सेम परसेंटेज ऑफ इनकम, फिक्स परसेंटेज ऑफ इनकम पर टैक्स लगना है इररिस्पेक्टिव ऑफ अर्निंग। और प्रोपोर्शनल टैक्स जो है वो सेम टैक्स रेट अप्लाई होगा चाहे वो बंदा लो क्लास का हो, मिडिल क्लास का या हाई क्लास का हो। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है? इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट भी हाई इनकम अर्नर के लिए हाई टैक्स रेट है, लो इनकम अर्नर के लिए लो टैक्स रेट है। और वो कहते हैं अमीर आदमी को ज्यादा टैक्स देना चाहिए क्योंकि उसकी हैसियत ज्यादा है। रिग्रेसिव टैक्स क्या है? रिग्रेसिव टैक्स में असल में ना टैक्स ही फिक्स होता है। अब जब टैक्स फिक्स कर देंगे तो क्या होगा? अमीर आदमी के लिए ज्यादा, उस अमीर आदमी के लिए वो कम परसेंट होगा, गरीब आदमी के लिए वो ज्यादा परसेंट होगा। अगर मैं आप सबको कहूं कि भाईजान 100 रुपए जमा कराएं तो जिस बंदे की जेब में 200 होगा वो कहेगा मेरा तो 50% चला गया, और जिस बंदे की जेब में मिसाल के तौर पे 1000 होगा तो उसका 10% गया। पॉइंट समझ आ रहा है? तो टैक्स फिक्स है। अमीर आदमी के लिए वो 10% है, गरीब आदमी के लिए वो 50% है। जिसके लिए वो 50% है उसको वो ज्यादा मुश्किल लगेगा उसको देना। पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई वो कहता है रिग्रेसिव टैक्स इज जनरली अ टैक्स दैट इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली, सब लोगों पर एक जैसा अप्लाई होता है। दिस मीन्स दैट इट हिट्स लो इनकम इंडिविजुअल हार्डर, गरीब आदमी पर वो बड़ा सख्त होता है। रिग्रेसिव टैक्स में ये सारी बातें आपके साथ कर ली। यहाँ पर मैं अपनी आज की क्लास रोक रहा हूँ, इंशाल्लाह आप मंडे को आगे चलेंगे। जितना पढ़ा रहा हूँ साथ के साथ कीजिए। ऑनलाइन सर रिग्रेसिव टैक्स का कॉन्सेप्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने वाला कॉन्सेप्ट से मैच होता है? नहीं, वो एक दूसरी चीज़ है, उससे कोई वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ले सर मैंने ऑनलाइन वाले सारे क्वेश्चंस को भी एड्रेस कर दिया। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।